जी नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो बच्चे आज हम जो है बिहार की एक सामान्य जानकारी, जो सामान्य परिचय आपको जानकारी पता होनी चाहिए, उसकी एक क्लास लेकर आए हैं बच्चे। जैसे कि आपके सामने जो है पीपीटी पर आपको दिख भी रहा होगा, बिहार सामान्य जानकारी। तो इसमें मैंने वो सारी तमाम जो है जानकारी समेटने की कोशिश की है जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बच्चे। और ये क्लास को जो है रिकॉर्डेड रखने का एक मेन रीज़न ये था कि आप जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें लगता है कि सर लाइव क्लास में समय वेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे टाइम खराब करते हैं। तो जब मतलब रिकॉर्ड क्लास होगी तो आप उसे स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, तेज़ी के साथ देख सकते हैं, कमेंट की ज़रूरत नहीं होगी बच्चे। तो इसीलिए मैंने जो है ये रिकॉर्डेड सेशन रखा है। अगर आपको लगता है कि लाइव ही सेशन चलाए जाए तो मुझे जो है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करें, कमेंट कर कर ये बताना है कि बच्चे लाइव ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब आपको पता है कि आज से बीपीएससी का बैच जो है आज लास्ट क्लास हो चुकी है। अब मैं केवल और केवल आपके लिए हूँ 10 दिन। जितना आप मुझे यूज कर सकते हो कर लो, जितना मेरा फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। अगर मैं इन 10 दिन में आपके कुछ काम आ सकता हूँ, आपके जो है प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकता हूं, आपकी पढ़ाई को आसान बना सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट मैसेज कर दें। उसी तरह से जो है कल से शेड्यूल जारी हो जाएगा बच्चे। अब हम शुरू करते हैं अपने जो है बिहार सामान्य जानकारी को हम शुरू करते हैं बच्चे। दूसरी बात, ये वीडियो जब अपलोड होगी तो बच्चे इसे शेयर करना ना भूलें। अपने अपने माध्यम से जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर या किसी भी अकाउंट पर, अपने टेलीग्राम पर इसे जो है शेयर करें ताकि जो है इसकी और पहुंच हो सके बच्चे, और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और हमें काम करने की हिम्मत और प्रेरणा मिले। लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, और जो बच्चे नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। आपको कुछ बेहतर ही मिलेगा, हर एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ बेहतर ही मिलेगा बच्चे। तब हम शुरुआत करते हैं कि बिहार की सामान्य जानकारी की हम बात करते हैं। बिहार के सामान्य जानकारी के तो क्या बात करते हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं जो गठन हुआ था इसका, तो कहते हैं कि गठन शुरुआत में अगर आप देखें तो 22 मार्च 1912 में हुआ। गठन 22 मार्च 1912 में क्या हुआ ये आप समझ रहे होंगे। 22 मार्च 1912 की जब आप बात कर रहे हो तो आपको पता है ये इस तरह से था। इसी में अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा था, इसी में क्या था, उड़ीसा था। इसी में अगर आप देखें तो बंगाल था, बंगाल। और इसी में आप देखोगे तो बिहार था भैया, बिहार। अब यहां आप देखते हो तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, ये बंगाल और बिहार जो है ये अलग हो गए थे बच्चे, उड़ीसा से ये अलग निकाल दिए थे। तो इसी को हम बोलते हैं कि 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का गठन किया गया था। फिर बाद में आप देखते हो कि अप्रैल 1936 में जो है, अगर मैं यहां भी बात करूं कि अप्रैल 1936 में क्या हुआ था, तो अप्रैल 1936 में ये बंगाल जो है अलग हो गया और ये बिहार जो है अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया। तो अगर हम यहां बात करें बच्चे तो आप कहोगे कि जो है गठन कब हुआ, तो आपने कहा कि 22 मार्च 1912 को जो है गठन हुआ। इसकी कैपिटल क्या बने, राजधानी क्या बने, तो राजधानी बनाई भैया पटना। क्या बनाई, पटना बनाई। अगर आप बिहार राज्य की पूरी जनसंख्या देखते हो, पॉपुलेशन देखते हो, तो पॉपुलेशन जो है इसकी वो 10 करोड़ 40,99,452। तो 10,40,99,452 इसकी पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन मानी जाती है। और ये जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, यह हम जो भी डाटा पढ़ेंगे वो 2011 की सेंसस के अनुसार पढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे बच्चे हम। ठीक है, चलो अगर एरिया में देखूं, क्षेत्रफल देखूं, तो कहते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है पूरे बिहार का क्षेत्रफल पड़ता है, एरिया पड़ता है बच्चे। कितना पड़ता है, तो आपने कहा 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी कि बिहार का क्षेत्रफल है। कुल जिलों की अगर मैं बात करूं, कुल जिलों की, तो आपने कहा सर 38 जिले हैं इसमें। कितने जिले हैं, 38। कितने, 38 जिले हैं। ठीक है, अगर मैं उच्च न्यायालय की बात करूं कि बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहां है, तो पटना में है इसका हाई कोर्ट। कहां है बच्चे, पटना में हाई कोर्ट है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां देखो, इसे समझने की कोशिश करो मैप की। ये आपको मैप दिख रहा होगा। अगर मैं बिहार के उत्तर में देखूं तो आपको क्या दिख रहा है, बिहार के उत्तर में एक देश दिख रहा है जिसका नाम है नेपाल।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो आप कहोगे नेपाल में। कौन सी साइड में, तो आप कहोगे उत्तर में। अगर आप बिहार के पश्चिम में आ जाओ तो ये उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है भैया, दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसे किसे टच कर रहा है, पश्चिमी चंपारण को टच कर रहा है, गोपालगंज को टच कर रहा है, सिवान को टच कर रहा है, सारण को टच कर रहा है, भोजपुर को टच कर रहा है, बक्सर को टच कर रहा है, कैमूर को टच कर रहा है बच्चे। ठीक है, तो आपने देखा कि किस किस राज्य को जो है टच कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो किधर है, बिहार के पश्चिम में जो है आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश भैया। अगर बिहार के दक्षिण में आप चले जाओगे तो ये आपको झारखंड दिखाई देगा बच्चे। ठीक है, झारखंड। और अगर आप जो है पूर्व में चले जाओगे, पूर्व में, तो आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के अगर आप उत्तर में चले जाएं तो नेपाल, दक्षिण में चले जाएं तो झारखंड, पश्चिम में चला जाएं तो उत्तर प्रदेश, और पूर्व में चले जाएं तो पश्चिम बंगाल। सीमा क्लियर होगी, क्लियर होगी बच्चे। ये 38 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, 38 जिले यानी कि बिहार के बच्चे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां देखते हैं सामान्य जानकारी। अगर मैं बात करूं कि बिहार का जो राजकीय पशु है, वो राजकीय पशु क्या है, तो आपने कहा बैल। क्या है, बैल। यानी कि राजकीय पशु जो है वो बैल है बच्चे। क्या है राजकीय पशु, बैल है। अगर मैं राजकीय फ्लावर की बात करूं, ऑफिशियल फ्लावर की बात करूं, तो गेंदे का फूल है, गेंदा। ठीक है, गेंदा। अगर मैं पक्षी की बात करूं कि राजकीय पक्षी क्या है, तो ये गोरैया है भैया। क्या है, गोरैया। तो बताओ पशु क्या है, बैल। पुष्प क्या है, गेंदा। पक्षी क्या है, गोरैया। और प्रमुख चित्रकला क्या है, प्रमुख चित्रकला, ये तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मधुबनी। क्या है, मधुबनी। तो बैल बताओ जरा एक बार, बैल क्या है, तो आपने कहा पशु। पुष्प क्या है, तो आपने कहा गेंदा। पक्षी क्या है, गोरैया। और फिर आपने पूछा कि चित्रकला क्या है, तो आपने कहा मधुबनी है, मधुबनी है। ठीक है, मधुबनी। चलो यहां देखते हैं राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष, तो आपने कहा पीपल। क्या है राजकीय वृक्ष, पीपल है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। पवित्र त्योहार क्या है, यहाँ का पवित्र त्योहार क्या माना जाता है, छठ पूजा है। देखिए छठ पूजा है, सूर्य की आराधना हो रही है। ठीक है, छठ पूजा। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब माना जाता है कि बिहार राज्य का जो नाम है, जो राज्य का नाम है बिहार, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो है बौद्ध मठ यानी कि विहारों की बहुत ज्यादा अधिकता है। तो बिहार राज्य का नाम यह माना जाता है कि वहां बहुत ज्यादा बौद्ध मठ यानी कि विहार होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा है, बिहार पड़ा है भैया। क्या पड़ा है, बिहार। और आप ये भी देखते हो कि प्राचीन समय में जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है, भाई बिहार को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सारे आप मुख्य मुख्य स्थल देखें तो आपको बिहार में। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि भैया बिहार में बहुत ज्यादा बौद्ध मठ थे यानी कि विहार थे, और इसीलिए जो है बिहार का नाम पड़ा उस राज्य का। और जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती हैं। अगर मैं बात करूं जो राज्य की राजधानी है वो पटना। प्राचीन समय में हम क्या बोलते थे, से पाटलिपुत्र बोलते थे। पुष्पपुर बीसी को कहा जाता था, कुसुमपुर बीसी को कहा जाता था, और अजीमाबाद भी जो है इसके अन्य नाम रहे हैं। पाटलिपुत्र ये वही है जिसे उदयन जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाता है और अपनी राजधानी बनाता है। तो पटना के अन्य नाम देखें तो पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, या अजीमाबाद जो है इसके अन्य नाम रहे हैं भैया। क्या रहे हैं, अन्य नाम रहे हैं अजीमाबाद। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, अगर हम राज्य की भौगोलिक स्थिति देखें, भौगोलिक स्थिति, मुझे नहीं लगता आप अक्षांश और देशांतर ना समझते हो। समझते होंगे अक्षांश और देशांतर, तो सारी चीजें समझते हैं। अगर मैं एक जनरल सी बात जो है लेके चलूं तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं अक्षांश और देशांतर, तो आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये क्या है भैया, तो ये आप कह रहे हो कि पूरी पृथ्वी है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, तो अगर मैं जो है यहां पश्चिम और पूर्व सिरों को मिला दूं, ये बिल्कुल सीधी है, सीधी, तो इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा है, नीचे जाओगे तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री का। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को जो खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो नॉर्थ पोल को दक्षिण पोल से मिलाती हुई जो रेखाएं खींची गई हैं ये क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं बच्चे। क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं ये। तो अगर मैं यहां से 0 डिग्री से ऊपर जाऊं तो 90 डिग्री पड़ता है ऊपर, और नीचे भी 90 डिग्री पड़ता है।
यानी कि अगर आप बात करो तो कुल रेखाएं जो होती हैं वो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर की बात करो तो ये पूर्व और पश्चिम की अगर मैं बात करूं, इधर को जा रहे हो तो पूर्वी देशांतर है, इधर को जा रहे हो तो पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, तो देशांतर होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है वो कहते हैं 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, लमसम ले रहा हूं मैं, लगभग 24 डिग्री से 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। नॉर्थ अक्षांश क्यों है? क्योंकि हमारा सारा का सारा देश है ही नॉर्थ में ही है हम। अगर मैं बात करूं भाई, पृथ्वी को ये पूरा जो है यहां बांटता है, यहां, तो ये 0 डिग्री है, ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया और ये साउथ वाला हिस्सा हो गया। और भारत कहां है? भारत तो यही है ना। भारत की मुख्य भूमि अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री से शुरुआत होती है, 8 डिग्री नॉर्थ से, तो सारा का सारा नॉर्थ में है। और अगर मैं देशांतर की भी बात करूं तो सारा का सारा पूर्वी में है। तो भारत की स्थिति देखें तो उत्तरी पूर्वी देशांतर में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी देशांतर में। तो अगर हम यहां बात करें, हम पूरी तरह से कहां उत्तरी अक्षांश, तो बिहार की हम बात करें 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में है। और 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री के बीच में कहां है? पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये राज्य की क्या होगी? ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति होगी। जैसा आपको पता है जो देशांतर होता है वो समय को बताता है, देशांतर समय बता देता है। तो हमारे यहां अगर आप देखें तो लगभग जो है, लगभग आप 30 डिग्री देशांतर में पूरा देश फैला हुआ, 30 से थोड़ा सा कम है। इसीलिए हमारा सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थल जो है, पूर्वी स्थल कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिमी स्थल है यहाँ द्वारका में। दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप होता है, 2 घंटे का गैप। क्योंकि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटा बनाता है। बच्चे कैसे बनाता होगा ये पता होगा आपको कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 24 से भाग करोगे तो 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 15 डिग्री निकल के आता है। ठीक है, चलो अब यहां देखो राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भैया? 94,163 किलोमीटर। जब हम बीपीएससी बिहार रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आया था कि बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम क्या है। तो वहां 2 मत बन गए थे हमारे। क्या मत बन गए थे? कुछ बच्चे कह रहे थे 13वां है, कुछ कह रहे थे 12वां है। आज मैं ये कंफर्म बता रहा हूं कि जो है बिहार का जो स्थान है वो 12वां है भैया। तो क्षेत्रफल के आधार पे जो इसका स्थान माना गया है वो 12वां राज्य माना गया है बच्चे। अभी भी आपको अलग अलग साइट पे जो है दिख सकता है कि 13वां दिख जाए। बहुत सारी आप साइट खोलेंगे तो कहीं 13वां दिखेगा, कहीं 12वां दिखेगा, लेकिन कंफर्म मुझ पे भरोसा करके मारना। मैंने चेक कर लिया है, सारे जो है सबके क्षेत्रफल चेक कर लिए, 12वें नंबर पे है भैया। किस पे है? 12वें नंबर पे है। तो एरिया की दृष्टि से हम देखें तो देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है भैया बिहार। तो कौन से नंबर पे आता है? बिहार। कितना एरिया है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है बच्चे। अगर मैं बिहार में चला जाऊं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई देखूं तो 345 किलोमीटर है भैया। कितनी है? 345 किलोमीटर है। अगर मैं पूरा उत्तर से दक्षिण में आ जाऊं, बिहार में अगर मैं पूरा पश्चिम से और पूर्व से पश्चिम में चला जाऊं, यानी कि जो सबसे पूर्व का स्थल है और जो सबसे पश्चिम का स्थल, अगर वहां तक आ जाऊं तो 483 किलोमीटर है। इसका मतलब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिहार का उत्तर दक्षिण में ज्यादा विस्तार है या पूर्व पश्चिम में ज्यादा विस्तार है? तो भैया पूर्व और पश्चिम में ज्यादा विस्तार है। ये देखिए 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ें, तो राज्य की सीमा से अगर मैं देखूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप देखें, पश्चिम बंगाल जो है पूर्व में सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में सीमा बनाता है और झारखंड दक्षिण में। उत्तर में तो नेपाल है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि बिहार से सीमा बनाने वाले 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 3। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो 3 राज्य जो है बिहार के साथ सीमा बनाते हैं भैया। कितने बनाते हैं? 3 राज्य। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्लियर है? चलो यहां देखें राज्य की सीमा से कौन सा देश लगता है? तो आपने कहा केवल नेपाल सीमा बनाता है। केवल दुनिया में एक ही देश है जो बिहार से सीमा लगती है जिसकी उसका आंसर है नेपाल भैया। और कौन सी दिशा में लगता है नेपाल? तो उत्तर दिशा में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की मैं बात करूं, जो अभी आपने पढ़ा था, टोटल पूरा देखें तो 94,163। कितना है? तो आपने कहा 94,163 तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है
इसका क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर। जो पूरे देश का अगर आप देखें तो 2.86 है भैया, 2.86 है, ठीक है, 2.86, यानी कि जितना ऑल ओवर हमारे देश का क्षेत्रफल है उसका 2.86% अकेले बिहार में है, इसीलिए वो 12वें नंबर पे आता है भैया। कितना है? और तो आपने कहा सर 94,163 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है भैया। ठीक, कितना है? तो 94,163 किलोमीटर जो है उसका क्षेत्रफल है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। यहां देखो, और अगर मैं एक चीज और समझा दूं, मैं यहां अगर मैं पूरी बात करूं कि भारत में विश्व का कितना है, अगर मैं यहां बात करूं कि भारत में विश्व का कितना क्षेत्रफल है, विश्व का, तो आप कहोगे 2.43% एरिया है। और देखो यहां कितना है, बस ये पॉइंट वाला डबल हो रहा 43 दूनी 86 बच्चा। चलो अब यहां चलते हैं। देखो नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो भैया 7 जिले हैं, 7 जिले जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। यानी कि 38 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं भैया। नेपाल से कितने राज्य सीमा बना कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। आगे चलो, उत्तर प्रदेश से अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश से तो 8 जिले हैं। नेपाल से 7 बनाते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 बनाते हैं, झारखंड से फिर 8 बनाएंगे और पश्चिम बंगाल से 3 बनाएंगे। तो नेपाल से कितने बनाएंगे? 7, पश्चिम बंगाल से कितने बनाएंगे? 3, उत्तर प्रदेश से कितने बनाएंगे? 8 और झारखंड से फिर 8 जिले बनाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से जो है 8-8 जिले सीमाएं बनाते हैं बिहार की। ठीक है, बिहार के 8-8 जिले जो है सीमा बनाते हैं। आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है या बनाता है। तो अगर मैं यूपी की बात करूं तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सीवान है, गोपालगंज है या पश्चिमी चंपारण है। देखो पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा भैया। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल से देख लेते हैं 3 जिले। तो पश्चिम बंगाल से जो है 3 जिले जो है सीमा बनाते हैं, जिसमें एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है, एक कटिहार है भैया। तो कौन कौन से हैं? तो आपने कहा एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है और एक कटिहार है भैया। ठीक है, चलो यहां देखते हैं झारखंड की सीमा से लगे जिले कितने हैं। तो 8 हैं जी। झारखंड से भागलपुर बनता है, बांका लगाता है, जमुई, जमुई याद है ना, जमुई। ठीक है, चलो नवादा की हम बात करते हैं, गया की बात करते हैं, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, रोहतास और कटिहार की बात हम करते हैं। तो भैया 8 जिले लगाते हैं। अब देखो यहां कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बिहार की राजधानी है जिसका नाम है पटना, पटना से कितने जिले टच करते हैं बिहार के? तो 9 जिले टच करते हैं बिहार से। तो बिहार की राजधानी पटना से 9 जिले सीमा बनाते हैं भैया। तो अरवल मिला हुआ है, जहानाबाद मिला हुआ है, नालंदा भी मिला हुआ है, लखीसराय मिला है, बेगूसराय मिला है, समस्तीपुर मिला है, वैशाली मिला है, सारण मिला है और भोजपुर। तो 9 जिले पटना के साथ जो है टच है, सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा जिला बनता है भैया पश्चिमी चंपारण। कौन सा बनता है? पश्चिमी चंपारण। तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। क्या होता है? शिवहर सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल में जो आपने पढ़ा था 94,163 वर्ग किलोमीटर है, पूरे भारत का 2.86% क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा जिला है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगर मैं बात करूं सबसे उत्तर का जिला कौन सा है, तो आपने कहा सर सबसे उत्तर का जिला पश्चिमी चंपारण है। ये नेपाल को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, तो ये सबसे उत्तर का जिला है। तो दक्षिण का क्या है भैया? गया है सर। तो सबसे क्या है? गया है। ठीक, गया। अगर मैं बात करूं सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कैमूर है सर, कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला जो पश्चिम बंगाल से लगा होगा तो किशनगंज है।
ठीक है, किशनगंज। यानी कि अगर सबसे उत्तरी जिला हम देखें तो पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिण देखें तो गया है, दक्षिणी, सबसे पश्चिमी देखें तो कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला तो किशनगंज है भाई। देखो राज्य की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है यहाँ पर, यानी कि मानसून पर निर्भर करती है, मानसूनी जलवायु है बच्चे। ठीक, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, यहाँ नहीं पढ़ा होगा तो कहीं और पढ़ते होगे, वो कटिबंध के हिसाब से होती है कहाँ की जलवायु कैसी है। तो हमारी भारत की भी मानसूनी जलवायु है और बिहार की भी जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है बच्चे। ठीक है, चलो अगर मैं जनरली वर्षा की बात करूं, वर्षा की, तो कहते हैं 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो सामान्य वर्षा कितनी है, 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है वार्षिक रूप से। अगर हम देखें वार्षिक वर्षा हमारी इतनी है। जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो जिला कौन सा है, किशनगंज है। तो किशनगंज तो आप याद रखिए, किशन यानी कि भगवान कृष्ण। इतनी वर्षा होती है कि अपनी इस उंगली पर जो है कौन सा पर्वत उठा लेते हैं, गोवर्धन पर्वत। बारिश से बचने के लिए तो उठाते हैं किशन जी। तो किशन जी भैया वहां तो सबसे ज्यादा बारिश होगी किशन जी। तो कृष्ण जी ने तो अपनी जो है अंकी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया था कि इंद्र भगवान ने इतनी बारिश ही की थी, तो बारिश सबसे ज्यादा कहां होगी, किशनगंज में होगी। ठीक, सबसे न्यूनतम वर्षा देखें तो कैमूर है भैया, कैमूर, रोहतास है, रोहतास, औरंगाबाद है और गया है। गया तो सबसे गर्म भी माना जाता है। तो सबसे न्यूनतम वर्षा जो होती है वो कैमूर में, रोहतास में, औरंगाबाद में और गया में भैया सबसे कम वर्षा होती है बच्चे। ठीक है, यहां देखो सबसे गर्म स्थान की मैं बात करूं तो गया, गया सबसे कम स्थान माना जाता है भैया। ठीक है, गर्म स्थान माना जाता है गया। देखो गर्म स्थान होने के बाद भी बोध गया में आप देखें, चलो समुद्र तल से अगर मैं औसत ऊंचाई करूं तो 173 फीट। 173 फीट का मतलब होता है लगभग 53 मीटर। कितना, लगभग 53 मीटर बच्चे। ठीक, यहां देखा अगर मैं राज्य की कुल जनसंख्या की बात करूं, टोटल जनसंख्या की बात करूं, तो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, 10,40,99,452। तो 10,40,99,452 इतने लोग हैं बिहार में। किस वर्ष की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो बहुत बढ़ रही होगी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर मैं देखूं तो देश में यह माना जाता है तीसरा स्थान है। तो जनसंख्या में अगर मैं देखूं तो पूरे देश में जो बिहार का, जहां जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और वहां अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या पूरे भारत के तीसरे नंबर की ले रहे हैं और क्षेत्र कितना ले रहे हैं, आप कहोगे 12वें नंबर का ले रहे हैं, 12वें नंबर का। ठीक है, चलो यहां बात करते हैं ये पुरुष जनसंख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भाई पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 5,42,78,157। 5,42,78,157। महिला कितनी है, 4,98,21,295। और टोटल भारत की कुल जनसंख्या की मैं बात करूं तो 8.60, यानी कि टोटल भारत की 8.6% जनसंख्या बिहार में है भाई। कितनी है, और क्षेत्रफल कितना ले रहे, मात्र 2.86%। बताओ, मात्र 2.86% क्षेत्रफल ले रहे और जनसंख्या ले रहे पूरे भारत की 8.6%। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। पहला आपको पता ही है, हम यानी कि उत्तर प्रदेश या नंबर 1 पे है जनसंख्या में। दूसरा जो है महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर जो है बिहार में बच्चे। ठीक, 10 की वृद्धि देख लेते हैं। 10 की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि का मतलब है पिछले 10 साल में, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो बिहार की जनसंख्या बढ़ी है वो 25.42% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 25.42% बढ़ी है। नागालैंड आपको पता है एक राज्य ऐसा है नागालैंड जिसकी नेगेटिव में है ग्रोथ, घट रही है यानी कि ग्रोथ। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं 2001 से 2011 में 25.42% जनसंख्या बढ़ी है बिहार की, और अब तो और भी 10 साल और बढ़ गई होगी। तो अगर ग्रोथ के हिसाब से देखूं तो देश में 6ठा नंबर है जिसमें ग्रोथ हुई है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं।
तो अगर मैं 1 वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो बिहार में 1106 लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल को पछाड़ दिया इसने, बिहार राज्य ने पश्चिम बंगाल को पिछाड़ दिया। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का आता है। अब 1106 लोग जो है बिहार में रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, 1106 लोग। जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं 17। कहां रहते हैं सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं 17 भैया। तो सबसे ज्यादा जो राज्यों में जनसंख्या घनत्व है, राज्यों की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली में तो पता नहीं कितने 33-35 हजार के आसपास मिलेगा, 1106 है। ठीक, अगर यहां बात करें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है जी। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है 58 लाख के आसपास। कितनी मिलती है? 58 लाख के आसपास सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है। कहां? पटना में भैया। यहां बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या जो मिलती है वो शेखपुरा में मिलती है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला अगर आप देखें तो शेखपुरा है भैया। ठीक है, शेखपुरा क्या है? शेखपुरा है भैया। ठीक, चलो, तो आपको ये याद हो गया। एरिया के अनुसार सबसे बड़ा कौन था? पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या के हिसाब से कौन है? पटना। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा था? शिवहर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? शेखपुरा बच्चा। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो जनसंख्या 10 के वृद्धि दर है वो मधेपुरा में है। मधेपुरा में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा जो है 10 की वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के बाद। तो भैया किसी क्वेश्चन में निम्नलिखित लग जाता है ना, तो उसका मतलब यह है कि ये जो ऑप्शन है ना उनमें ही देने हैं। लेकिन एक बच्चे का मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कि सर सब सबसे जो है ज्यादा वृद्धि दर तो मधेपुरा में है। तो हालांकि मैंने उसकी रिक्वेस्ट पर वो मधेपुरा में शामिल कर दिया है, लेकिन मधेपुरा जो क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था उसमें मधेपुरा नहीं था। जो वो 4 ऑप्शन थे उनमें सबसे ज्यादा जो है किशनगंज में थी। ठीक है, तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? इन 4 में पूछ रहा वो, जो 4-5 जो भी ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई इनमें सबसे ज्यादा किसकी है। अगर वो ऐसे पूछता सबसे ज्यादा तो सीधा लिखता कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट किसका है, तो तब आंसर होता मधेपुरा। लेकिन निम्नलिखित का क्या मतलब होता है? जो नीचे लिखे गए हैं केवल उनकी बात वो कर रहा है। चलो, तो सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि दर रही वो मधेपुरा में रही 31% के आसपास, और सबसे कम जो रही वो गोपालगंज में रही भैया। तो सबसे ज्यादा जो है कहां रही? मधेपुरा में 31% के आसपास, और सबसे कम गोपालगंज में रही 19% के आसपास। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी उससे 31% बढ़ी 2011 तक आते आते। और इसका मतलब क्या है गोपालगंज का? कि गोपालगंज की जितनी पॉपुलेशन 2001 में थी उससे जो है 19% लमसम बढ़ी 2011 में। तो 10 के वृद्धि का मतलब ये होता है। ठीक, सबसे जनसंख्या घनत्व जहां सबसे ज्यादा है, वैसे तो बिहार में अगर एवरेज रूप से देखें तो 1106 बंदे रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन अगर शिवहर में चले जाओ तो 1880 लोग रहते हैं भाई। बताओ, उसका तो एरिया भी सबसे छोटा। 1880 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं भाई। यानी कि 1000 मीटर ऐसे चले जाओ, 1000 मीटर ऐसे चले जाओ, और उसमें बाउंड्री सी बना दो, तो 1880 लोग रहते हैं। अगर यहां बात करूं सबसे कम अगर देखें तो कैमूर में है, कैमूर भभुआ 488 बच्चे। ठीक है, 488 रहते हैं वहां सबसे कम। और ऑल ओवर एवरेज अगर देखें तो 1106 लोग रहते हैं बिहार में। चलो, साक्षरता देख लेते हैं भाई, साक्षरता देख लेते हैं। चलो, अगर मैं साक्षरता लिटरेसी रेट की बात करूं 2011 के हिसाब से तो लगभग 61.80% अगर आप देखें, लगभग 61.80%, तो इतनी साक्षरता है। कम मानी जाती है, सबसे कम मानी जाती है बिहार में लिटरेसी रेट। ठीक है, हालांकि अब जो डाटा आएंगे नए उसमें काफी सुधार मिलेगा, देखते हैं कब डाटा आते हैं। तो अगर आप बात करो तो साक्षरता दर 2011 में 81.80 है, जिसमें 71.20 जो है पुरुष हैं और 51.50 जो है महिलाएं हैं। कितने हैं? 51.50 जो है महिलाएं हैं बच्चे। तो अगर हम यहां बात करें लगभग 81.80 जो है ऑल ओवर लिटरेसी रेट है, जिसमें पुरुष 71.20% है और महिलाएं जो है 51.50% है। कितनी है? 51.50% महिलाएं जो है साक्षर मानी जाती हैं। साक्षर का मतलब क्या होता है समझते हो ना? साक्षर का मतलब होता है उम्र कम से कम 7 वर्ष हो और किसी भी भाषा को लिखना पढ़ना जानता हो, ये होती है। 7 वर्ष से अगर छोटा बच्चा है ना 5 साल का, भले ही वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, वो साक्षर में नहीं काउंट होता।
तो साक्षर में क्या है, न्यूनतम 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए, किसी भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, उसे हम साक्षर बोलते हैं भारत में। चलो यहां बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है भाई, रोहतास जो है ना, रोहतास सबसे साक्षर, सबसे ज्यादा साक्षरता मिलती है बिहार में 73%, और सबसे कम मिलती है पूर्णिया में 51% का आसपास। पूर्णिया में बताओ, आपने मेला आंचल उपन्यास पढ़ा है फणीश्वर नाथ रेणु का? जब हम सिविल की तैयारी करते तो मेला आंचल हमारे सिलेबस में था हिंदी लिटरेचर में। पूर्णिया, वहां भी जिक्र मिलता है पूर्णिया का, और पूर्णिया में अगर आप बात करो तो सबसे कम जो है मिल रही है 51%। कितनी? 51%। यानी कि महिलाओं का अगर ऑल ओवर देखें तो भी ज्यादा है, यहाँ 51.50 है, वो 51.08 है। तो पूर्णिया में सबसे कम है, रोहतास में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर मिलती है बच्चे। आगे बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर पुरुष साक्षरता की हम बात करें, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा वही है जहां सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता देखें तो पूर्णिया बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता देखें तो रोहतास में, लेकिन महिलाओं में साक्षरता का जिला सबसे कम वालों में चेंज हो जाता है, पूर्णिया नहीं रहता, सहरसा रहता है। कितना रहता है? सहरसा बच्चे 41.68% ही है। तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? रोहतास में। पुरुषों में कहां है? रोहतास में। महिलाओं में कहां है? रोहतास में। लेकिन सबसे कम जब बात आती है तो सबसे कम में महिलाओं का चेंज हो जाता है। पुरुषों का देखें या ऑल ओवर देखें तो पूर्णिया है, लेकिन महिलाओं में सहरसा आ जाता है। ठीक है, सहरसा सबसे कम आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्स रेशियो कितना है? तो सेक्स रेशियो की बात मैं करूं तो 918 है, यानी कि ऑल ओवर बिहार में देखें तो 82 बालकों को कुंवारा रहना पड़ेगा, 82 लड़कों को, लड़कियां नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 918 का सेक्स रेशियो है भाई। तो 1000 बच्चों में से 82 को तो ऐसे ही काटनी पड़ेगी अपनी जिंदगी, तो वो कुछ समय तक तो कुंवारे रहेंगे, फिर क्या बन जाएंगे? रंडवे बन जाएंगे वो। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो गोपालगंज में है भाई। कहां है? गोपालगंज। गोपाल यानी कि कृष्ण जी, और कृष्ण जी यानी कि गोपियां। तो गोपियां कहां मिलेंगी सबसे ज्यादा? गोपालगंज में। तो गोपालगंज में 1021 हैं, यानी कि गोपालगंज जिले के जो लड़कियां हैं वो 21 लड़की किसी और जिले में ब्याही जा सकती हैं, तो भी वहां के सारे 1000 के 1000 बच्चे जो है शादीशुदा रहेंगे। 21 एक्स्ट्रा हैं तो दूसरे जिले में ब्याह दो उन्हें। चलो यहां बात करते हैं, सबसे कम वाला जिला देखें तो मुंगेर है भाई, मुंगेर। तो यहां तो मुंगेरी लाल के सपने देखने पड़ेंगे भैया ब्याह के लिए, शादी नहीं होगी यहां तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो पास होगा उसी बच्चे का मुंगेर वाले का ब्याह होगा, नहीं तो भाई ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसे ही काटना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही काटना पड़ेगा जीवन। ठीक, तो मुंगेर में कितना है? 876 है भाई, 876। बताओ, तो अगर मैं यहां बात करूं तो कितने हो गए? 24। तो ये हो गए 124 लड़कियां कम पढ़ रही हैं 1000 बच्चों पर मुंगेर में। तो मुंगेर में तो अगर पढ़ोगे लिखोगे ना तो विहा के लाल मुंगेरी के सपने ही देखने पड़ेंगे आपकी कि होगा होगा ना होने का। आगे बढ़ जाओ, अगर बच्चों का अनुपात देखें, शिशु लिंगानुपात, तो शिशु सेक्स रेशियो जो है वो 0 से 6 वर्ष की बात होती है, तो 935 काउंट किया गया, 935। बड़ों का कितना किया गया? 918। यानी कि जो शिशुओं के हिसाब से देखें तो बढ़ेगा, जो नई जनगणना आएगी उसके अनुसार जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा जो शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो किशनगंज में है भैया, किशनगंज। ठीक, और न्यूनतम जो है वो वैशाली में है, सबसे कम जो है वैशाली में है। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या देखते हैं भाई, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां है ये हम बात करते हैं। तो सबसे अगर ज्यादा देखूं नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है तो पटना है, राजधानी मिलता है अधिकतर। ठीक है, अधिकतर मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। हमारे यहाँ लखनऊ नहीं है सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ कानपुर में सबसे ज्यादा मिलती है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अगर मैं देखूं तो शिवहर, लेकिन यहां पूछा है नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या तो आपके राजधानी में मिलेगी, राजधानी में। ठीक है, तो अगर नगरीय जनसंख्या वाला जिला देखूं मैं तो सबसे ज्यादा कहां है? पटना में है भाई, 25 लाख के आसपास है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या देखूं तो शिवहर में है, केवल 28,000 के आसपास जो है वहां लोग नगरों में रहते हैं। ठीक, अगर मैं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखूं तो बिहार में अगर आप देखें तो लगभग 88% लोग जो है गांवों में बसते हैं।
तो बिहार की जितनी भी जनसंख्या है 10 करोड़ के आसपास जो आपने की थी, 10 करोड़ 40 लाख, उसका 88% गांव में रहता है और लगभग 11% के आसपास देखें तो कहां रहता है, शहरों में रहता है। शहरों में लगभग शहरों के 8 गुना जनसंख्या जो है गांव में रहती है भाई। चलो, तो सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो पटना में है। कहां है, पटना में। देखो, अगर सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूछे तो शिवहर में है, लेकिन सबसे कम नगरीय प्रतिशत जनसंख्या पूछे, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम, तो समस्तीपुर में है भाई। कहां है, समस्तीपुर में। तो सबसे कम जनसंख्या पूछ रहे हैं तो शिवहर में, लेकिन सबसे कम परसेंटेज पूछ रहे हैं तो समस्तीपुर में है भाई। कहां, समस्तीपुर में। चलो, एससी देख लेते हैं। एससी, अगर मैं बिहार में चला जाऊं तो बिहार में 15.9% जो लोग हैं, जितनी भी है, यानी कि जो 10 करोड़ 40 लाख के आसपास वहां जनसंख्या है, उसका 15.9% निकाल दो तो एससी जनसंख्या है वहां। क्या है, शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी जनसंख्या 15.9%, 15.9% है बिहार में। और सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति मिलती है, एससी मिलती है जनसंख्या, वो गया में मिलती है भाई। देखो, एससी तो चाहे जनसंख्या पूछ ले या जनसंख्या प्रतिशत पूछ ले, गया में ही सबसे ज्यादा है। तो एससी ऑल ओवर कितने हैं, तो अपने का 15.9% है जी, 15.9% है। देश में तो 8.6% है, बिहार की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां है, गया में है जी, गया में। कहां है सबसे ज्यादा, गया में। और सबसे कम जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है वो शिवहर है। देखो, सबसे कम एससी की जनसंख्या पूछे तो शिवहर में, लेकिन सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो किशनगंज में है भाई। कहां है, किशनगंज में है। ठीक, किशनगंज में। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स देख लेते हैं, जनजाति देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो कुल जनसंख्या में अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% है, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख का 1.3% ही एसटी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है बिहार में। सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति मिलती है वो पश्चिमी चंपारण में मिलती है भाई। कहां मिलती है, पश्चिमी चंपारण में। प्रतिशत के हिसाब से भी चंपारण है। सबसे कम जो मिलती है वो शिवहर में मिलती है, मात्र 318। तो सबसे ज्यादा जो एसटी है वो पश्चिमी चंपारण में है, सबसे कम जो है शिवहर में है। सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या देखें एसटी की तो आप कहोगे पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन सबसे कम वाले में चेंज हो गया, औरंगाबाद में है। सबसे कम जनसंख्या देख रहे तो शिवहर में है एसटी की, लेकिन सबसे कम परसेंटेज देख रहे तो कहां है, औरंगाबाद में है भाई। ठीक, औरंगाबाद में। चलो, यहां बात करते हैं मंडल प्रमंडल की बात करें तो कितने प्रमंडल है, एक दिन हमने बात भी की थे। 38 जिले जो है 9 प्रमंडल में बटे हुए हैं। किसमें, 9 प्रमंडल में। कोसी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर है, पटना है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध है और पूर्णिया है। ये प्रमंडल की संख्या है 9। तो कितने हैं प्रमंडल या कमिश्नरियां, तो 9 है भैया। जिले कितने हैं, तो आप कहोगे 38 जिले हैं जी। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, 38 जिले। अनुमंडल कितने हैं, 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं, 534 ब्लॉक हैं। ब्लॉक कितने हैं, 534। पंचायतें कितनी हैं, 8406 जो है बिहार में पंचायतें हैं। पुलिस स्टेशन कितने हैं, 853 है पुलिस स्टेशन। राजस्व ग्राम यानी कि रेवेन्यू विलेज कितने हैं, 45,103। तो 45,103 जो है रेवेन्यू ग्राम है भैया। ठीक है, रेवेन्यू ग्राम। तो ये डाटा याद रखना, छोटा छोटा डाटा आपसे पूछ लेते हैं भाई। यहां देखो, अगर हम बिहार में चले जाएं तो बिहार से कितने लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं जी, 40 सदस्य चुनकर आते हैं। कितने आते हैं लोकसभा से, 40। और राज्यसभा में कितने आते हैं, 16। तो राज्यसभा से कितने चुनकर आते हैं, 16। अगर मैं बिहार में लोकसभा में एससी की सीट देखूं तो 6 सीट रिजर्व है एससी की। कितनी, ऑल ओवर अगर आप देखें तो 84 है। पूरे भारत में एससी की 84 सीट है और एसटी की 47 है, जिनमें से 84 में से अकेले बिहार में 6 सीट रिजर्व है एससी के लिए भैया। देखो, जो बिहार का विधानमंडल है वो बाई कैमरल है, यानी कि 2 सदन है। जो ऊंचा वाला अपर हाउस है उसे हम विधान परिषद बोलते हैं, जिसकी संख्या 75 है, मैंने यहां लिखी भी है। और जो निम्न सदन है जिसे विधानसभा बोलते हैं, तो विधानसभा में 243 मेंबर हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 मेंबर हैं भाई।
कितने मेंबर? 75। तो लोकसभा की सीट कितनी? 40, राज्यसभा की 16, लोकसभा में एससी की सीट कितनी रिजर्व है? 6, विधानसभा में कितनी सीट? 243, विधान परिषद में कितनी सीट? 75। ठीक है, 75। राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। स्वास्तिक तो ये आप समझते ही होंगे ना, इस तरह जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, तो 2 स्वास्तिक के बीच में क्या है? बोधि वृक्ष है भैया, बोधि वृक्ष। जो बिहार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, वो क्या है? हिंदी। और दूसरी भाषा क्या है? वहां उर्दू है। यूपी की भी बिल्कुल सेम यही है, पहली हिंदी है और दूसरी जो है उर्दू है भैया, उर्दू। ठीक। और आपका जनरल जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें क्या है भाई? आपको 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के मिलेंगे, 75 में आप चाहे हिंदी कर लो, चाहे आप उर्दू कर लो, चाहे बंगाली कर लो, तीनों में से कोई सी भी कर सकते हो आप। ठीक। राजकीय जो मछली है वहां, राजकीय मछली वो मांगुर है। क्या है? मांगुर। तो राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर है भैया। तो भाषा क्या है? पहली हिंदी, दूसरी उर्दू भैया, उर्दू। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच में है। ठीक है, चलो राजकीय मछली जो है मांगुर हो गई, मांगुर। ठीक, मांगुर हो गई। वहां के बिहार का जो राज्य गीत है वो क्या है? राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार यानी कि मेरे भारत के गले के हार, तुझको सत सत वंदन बिहार, यानी कि तुझे 100 सलाम है भाई। यहां देखो, राज्य की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। तो आप भी अपनी रफ्तार दिखा दीजिए बीपीएससी में, दिखा दीजिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती को। ठीक है ना, नाम रोशन कर दीजिए अपने टीचरों का भी। आगे बढ़ते हैं, चलो लोक नृत्य देखें। लोक नृत्य अगर बिहार में देखें तो कठ घोड़वा यहाँ का लोक नृत्य है। छऊ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लोंडा, लोंडा बोलते हैं हमारे यहाँ जो है लोकल लैंग्वेज में, लड़के को बोलते हैं कि ओ लोंडे कहाँ जा रहा हो लोंडे यहाँ। तो अगर मैं बात करूं धोबिया और झिझिया, झरनी, कर्मा, कर्मा भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और डोमकच, ये छऊ बहुत ज्यादा पूछी जाती है लोक नृत्य में। और क्या पूछा जाता है? कर्मा। और प्रमुख वन में अगर देखूं, बिहार में प्रमुख वन देखूं तो पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं भैया। कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं बच्चे। तो इस थोड़ी देर की क्लास में मैंने आपको बिहार से रिलेटेड समस्त जानकारी देने की कोशिश की है बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो आपके बहुत काम की सिद्ध होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको जो है रिकॉर्डिंग वीडियो अच्छी लगी हो, तो नीचे वीडियो में जो है कमेंट जरूर छोड़े। और ये पीडीएफ पाने के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि आप सभी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकें बच्चे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।